तो अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इसमें रोटेशन में कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तो जैसे मान लो किसी बॉडी को अगर हम ट्रांसलेशनल मोशन भी दे दें और रोटेशनल मोशन भी दे दें, और फिर हमने उस बॉडी के किसी पॉइंट की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? इसका जो एग्जांपल है भी कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन का, जैसे व्हील ऑफ ए व्हीकल। ठीक है भी, व्हील ऑफ ए व्हीकल। तो व्हेन द व्हीकल मूव्स, then its wheels undergo translational as well as rotational motion। ठीक है, तो पहले इसका हम जनरल कर लेते हैं, इसकी जो बेसिक थ्योरी है पहले वो कर लेते हैं। जैसे मान लो भी ये कोई एक हमारे पास एक बॉडी है, ये किसी भी शेप साइज की। अगर इसे हम इसे अगर कोई ट्रांसलेशनल मोशन देते हैं, मान लो कोई पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी है v, और अगर इस बॉडी की जो मोशन है अगर वो प्योर ट्रांसलेटरी मोशन है, then every point on the body will have same velocity। तो फिर बॉडी के हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी भी। ठीक है भी, मतलब बॉडी जो है जब मूव कर रही है तो साथ में घूम नहीं रही है, इट इज नॉट रोटेटिंग, ये केवल ट्रांसलेट कर रही है। ठीक है भी, जैसे मान लो कुछ टाइम बाद बॉडी यहाँ पे आ जाती है, तो हर एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा भी। मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो सभी का डिस्प्लेसमेंट वगैरह सबका सेम होगा, तो वेलोसिटी सभी पार्टिकल्स की सेम होगी। सो व्हेन अ बॉडी अंडरगोज ट्रांसलेशनल मोशन, देन वेलोसिटी ऑफ ऑल पार्टिकल्स इज सेम। अब मान लो अगर इसी बॉडी को हम किसी एक पॉइंट के अबाउट रोटेट करें किसी एंगुलर स्पीड ओमेगा से, मान लो हम इसका ये पॉइंट फिक्स कर दें और फिर इसके अबाउट रोटेट करें इसको किसी एंगुलर स्पीड ओमेगा से, तो फिर किसी पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? जैसे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है जो यहाँ से डिस्टेंस r पे है, मान लो ये पॉइंट है c, ये पॉइंट है कुछ b, और b से c का डिस्टेंस है सपोज r। तो मान लो हमने इस बॉडी को पॉइंट c पे हिंज कर दिया और फिर इसके अबाउट से हम घुमा रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो फिर ये पूरी बॉडी जब c के अबाउट घूमेगी, देन एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी विल मूव इन ए सर्कुलर मोशन अराउंड c। तो c को सेंटर मान के हर एक पार्टिकल c के अबाउट सर्कुलर मोशन में घूमेगा, और फिर किसी पॉइंट b की जो वेलोसिटी होगी वो इस तरफ हो जाएगी, और वेलोसिटी का फार्मूला होता है भी ओमेगा इंटू आर। ठीक है भी, जैसे कोई पार्टिकल जब सर्कल में घूमता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? उसकी वेलोसिटी होती है ओमेगा इंटू आर।
तो फिर किसी पॉइंट बी की वेलोसिटी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, ओमेगा आर होगी, और वो आर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। ठीक है जी। तो ये पॉइंट अगेन सी मान लो। तो अगर हम बॉडी को केवल प्योर ट्रांसलेटरी मोशन देते हैं तो फिर जो कोई पॉइंट बी है यहाँ पे उसकी वेलोसिटी v के बराबर होगी। और अगर हम बॉडी को केवल प्योर रोटेशनल मोशन देते हैं c के अबाउट तो फिर इसकी वेलोसिटी होगी ओमेगा इंटू आर। अब सपोज हम बॉडी को दोनों तरह की मोशन दे दें, अब अगर बॉडी को हम दोनों तरह की मोशन दे दें तब क्या होगा भी, यानी जो पॉइंट सी है इसको हम ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v दे दें और साथ में बॉडी को रोटेट भी करना शुरू कर दें, तो फिर किसी पॉइंट बी की वेलोसिटी क्या होगी, जो सी से डिस्टेंस आर पे है। तो फिर पॉइंट बी की वेलोसिटी क्या होगी, तो फिर पॉइंट बी की वेलोसिटी हो जाएगी इन दोनों का रिजल्टेंट, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से तो बी की वेलोसिटी v इस तरफ है, और रोटेशनल मोशन की वजह से वेलोसिटी ओमेगा आर इस तरफ है। और इन दोनों के बीच एंगल अगर थीटा मान लो तो फिर जो नेट वेलोसिटी होगी पॉइंट बी की वो इन दोनों का वेक्टर सम हो जाएगी, और वेक्टर सम निकालने के लिए कंप्लीट द पैरेललोग्राम। तो ये बन गए पैरेललोग्राम और फिर नेट वेलोसिटी पॉइंट बी की इस तरफ हो जाएगी। सो दिस इज नेट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी, और इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी, जैसे फार्मूला होता है भी, √a² + b² + 2ab cos थीटा, तो इसमें इसको a मान लो, इसको b मान लो, इनके बीच एंगल थीटा है, तो फिर वैल्यू क्या हो जाएगी, √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो फिर ये आएगी नेट वेलोसिटी पॉइंट बी की। ठीक है भी। अच्छा, इसको आप देखो ऐसे भी कर सकते हो, अगर हम उससे करें जैसे रिलेटिव वेलोसिटी से करें, जैसे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी, ये होगी वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ सी। तो यहाँ से वी बी कितना आएगा, यहाँ से वी बी आ जाएगा वी सी प्लस वी बी सी। तो वी सी तो यहाँ पर वी के बराबर है, वी सी तो यहाँ पर ये वी के बराबर है, ये जो वी है, और वी बी सी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी। तो बी की वेलोसिटी सी के रिस्पेक्ट में ये है ओमेगा आर, वेक्टर फॉर्म में ये होती है ओमेगा क्रॉस आर, तो फिर ये हो जाएगा ओमेगा क्रॉस आर, जहाँ पे वेक्टर आर इस तरफ होगा और ओमेगा वेक्टर क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज यानी -k। और फिर यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करके
वेक्टर फॉर्म में v की, ओमेगा की, r की, और फिर जब v का मैग्नीट्यूड निकालोगे, इसमें i कैप, j कैप वगैरह आएंगे, फिर जब उनका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो इसके बराबर ही आएगा भी, ठीक है। तो फिर आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो भी। सिमिलरली इसके बाद भी अगर आपने एक्सेलरेशन निकालनी है पॉइंट बी की, मान लो अगेन जैसे मान लो पॉइंट सी है जो, उसमें एक्सेलरेशन ए है, अगर ये मान लो ऐसे दे दिया आपको, अगेन ये बॉडी है भी, सपोज आपको किसी एक पॉइंट सी की एक्सेलरेशन पता है कितनी है इसमें, और इसकी किसी टाइम पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है इसकी कुछ, देन व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ सम पॉइंट बी। तो फिर एक्सेलरेशन जो होगी पॉइंट बी की, देखो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से तो वही होगी जो सी की एक्सेलरेशन है, तो सी की एक्सेलरेशन ए है, तो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से बी की एक्सेलरेशन वही होगी जो सी की एक्सेलरेशन है। और रोटेशनल मोशन की वजह से, अब मान लो जैसे बॉडी में अल्फा भी है और ओमेगा भी है, तो आपको पता है भी जब कोई पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो उसमें दो तरह की एक्सेलरेशन होती है, एक सेंट्रीपिटल और दूसरी टेंजेंशियल। तो सेंट्रीपिटल तो इस तरफ होती है सेंटर की तरफ, ओमेगा स्क्वायर आर, और टेंजेंशियल इस तरफ होती है अल्फा इंटू आर। तो रोटेशनल मोशन की वजह से इसमें दो एक्सेलरेशन आ जाएंगी, एक इस तरफ आएगी ओमेगा स्क्वायर आर और एक इस तरफ आएगी अल्फा इंटू आर। और फिर जो नेट एक्सेलरेशन आएगी वो इन तीनों का रिजल्टेंट आएगी, ठीक है। तो नेट एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी विल बी द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज थ्री एक्सेलरेशंस। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, अगर आपके पास वेलोसिटी आ गई है वेक्टर फॉर्म में वी बी, तो आप इस वी बी को डिफ्रेंशिएट करके भी एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। तो जो आंसर आपका यहाँ से आएगा वही आंसर यहाँ से आएगा, इन तीनों का रिजल्टेंट जब निकालोगे, ठीक है जी। So this is how to find velocity and acceleration of a general point. बाकी आप इसको भी वेक्टर फॉर्म से निकाल सकते हो, जैसे acceleration of b will be acceleration of c plus acceleration of b with respect to c, इस तरीके से भी। तो एक्सेलरेशन ऑफ सी तो ये वाली ए हो गई, और एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी ये इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया अल्फा आर और ओमेगा स्क्वायर आर का रिजल्टेंट, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ तक समझ आ गई सभी को भी? यस सर। ठीक है। इसके बाद भी इसमें एक टर्म होती है इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। तो जैसे भी हमने अगर किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है, रिजिड बॉडी कोई
कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन में कोई बॉडी जा रही है, मान लो ये कोई बॉडी है, इस पे आपको किसी एक पॉइंट की वेलोसिटी मालूम है, सपोज इसकी वेलोसिटी है vc, और इसकी एंगुलर स्पीड आपको मालूम है ओमेगा, यानी बॉडी जो है एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रही है। तो अगर आपने किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी वगैरह निकालनी है, ठीक है भी, तो क्या तरीका होता है कि किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है हमने, तो फाइंड इट्स वेलोसिटी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन, फाइंड इट्स वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशनल मोशन, फिर दोनों का रिजल्टेंट ले लो, जैसे हमने यहाँ निकाली थी ऊपर, ठीक है। जैसे मान लो, अगर हम एक एग्जांपल और ले लें, मान लो ये कोई पॉइंट यहाँ पे है, से पॉइंट डी, जिसका डिस्टेंस है यहाँ से r1, तो व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ पॉइंट डी। तो अभी ट्रांसलेशन की वजह से तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी v के बराबर, और रोटेशन की वजह से इस तरफ हो जाएगी r1 के परपेंडिकुलर, यानी इस तरफ, और वैल्यू होगी ओमेगा इंटू r1 के परपेंडिकुलर, और फिर नेट वेलोसिटी दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगी। तो अभी नेट वेलोसिटी दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगी, ठीक है भी। तो भी ऐसे हम किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, जैसे मान लो एक पॉइंट यहाँ ले लें, अगर हम यहाँ ले लें, कहीं भी ले लें हम पॉइंट, तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब बॉडी में फिर एक पॉइंट ऐसा भी हो सकता है भी कि जिसकी नेट वेलोसिटी 0 आ जाए, जैसे अगर एक पॉइंट हम यहाँ पे लें सी के नीचे, एक पॉइंट अगर हम यहाँ पे लें सपोज कहीं से डिस्टेंस r0 थी, इस पॉइंट की वेलोसिटी ट्रांसलेशन की वजह से इस तरफ होगी vc, और रोटेशन की वजह से इस तरफ होगी ओमेगा इंटू r0, क्योंकि रोटेशन ऐसे हो रही है अभी इसकी, ठीक है। ये पॉइंट मान लो Q है, तो अब ये दोनों वेलोसिटी अपोजिट हो गई हैं, vc और ओमेगा r0 दोनों अपोजिट हो गई हैं, और अगर दोनों इक्वल हो जाएं, यानी vc और ओमेगा r0 की वैल्यू अगर सेम हो जाए, तो फिर नेट वेलोसिटी पॉइंट Q की 0 हो जाएगी। तो इफ vc इक्वल टू ओमेगा r0, then net velocity of point Q will be 0, ठीक है भी। तो such a point is known as instantaneous center of rotation, यानी ICR। तो फिर इस पॉइंट को क्या बोलेंगे भी, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। अब क्योंकि इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 है भी, now the body will behave as if the whole body is rotating about point Q. The body will behave as if
it is hinged at Q, and the whole body is rotating about Q. ठीक है भी, क्योंकि पॉइंट Q की वेलोसिटी 0 आ गई नेट, तो फिर बॉडी इस तरह से बिहेव करेगी कि जैसे हमने बॉडी को पॉइंट Q पे हिंज किया हुआ है, और ये पूरी बॉडी पॉइंट Q के अबाउट घूम रही है एंगुलर स्पीड ओमेगा से। तो इस तरह से इसको हम मान सकते हैं, लेकिन ये हम केवल इसी इंस्टेंट के लिए मान सकते हैं, बट दिस कैन बी अज्यूम्ड ओनली फॉर द गिवन इंस्टेंट, but this can be assumed only for this instant। तो इसीलिए इसको बोलते हैं भी इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। फिर अगले इंस्टेंट पे कोई और पार्टिकल नीचे आ जाएगा, ये पार्टिकल क्यों तो ऊपर चला जाएगा भी घूम के, ये तो ऊपर चला जाएगा, फिर कोई और पार्टिकल नीचे आएगा, then that point will become instantaneous center of rotation। तो केवल इस मोमेंट के लिए, केवल इस इंस्टेंट के लिए हम ये मान सकते हैं कि जैसे पूरी बॉडी पॉइंट Q के अबाउट रोटेट कर रही है। ठीक है भी, so that's why it is known as instantaneous center of rotation। तो एक बार हमें अगर बॉडी का ICR पता लग जाए, तो फिर ICR की हेल्प से भी हम किसी पॉइंट B की वेलोसिटी निकाल सकते हैं अभी। ठीक है, मान लो अब हमने पॉइंट B की वेलोसिटी निकालनी है, तो Q से B का डिस्टेंस निकाल लो। मान लो Q से B का डिस्टेंस आता है R2, तो फिर पॉइंट B की वेलोसिटी हो जाएगी VB, इसके परपेंडिकुलर होगी, और वैल्यू हो जाएगी ओमेगा इंटू R2। तो जो आंसर आपका VB का यहां से आएगा भी, जो आंसर आपका VB का यहां से आएगा, वही आंसर VB का यहां से भी आएगा। ठीक है भी, तो अभी कंसेप्ट क्या है इसमें? कंसेप्ट ये है कि अगर हमें एक बार बॉडी का इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन पता लग जाए कहाँ पे है, तो फिर हम किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट D लिया था, ये हमने जो पॉइंट D लिया था अभी यहाँ पे, इसकी वेलोसिटी निकालनी हो तो कैसे निकाल सकते हो अभी? तो Q से D का डिस्टेंस निकाल लो। मान लो ये डिस्टेंस आता है R3, तो फिर D की वेलोसिटी इस तरफ हो जाएगी और इसके परपेंडिकुलर होगी, एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ VD? ओमेगा इंटू R3। ठीक है जी, आप पॉइंट C की वेलोसिटी भी निकाल सकते हो भी। पॉइंट C की वेलोसिटी मान लो हमें मालूम नहीं है कितनी है। ठीक है, मान लो पॉइंट C की वेलोसिटी नहीं पता हमें, तो पॉइंट C का डिस्टेंस Q से R0 है, तो फिर पॉइंट C की वेलोसिटी इस तरफ हो जाएगी इसके परपेंडिकुलर, और क्या वैल्यू होगी? ओमेगा इंटू R0। तो वो तो है ही है भी, VC इक्वल टू ओमेगा R0। ठीक है भी, अच्छा भी, इसके अलावा ये जो पॉइंट Q है, ये बॉडी के बाहर भी लाई कर सकता है भी। मान लो R0 की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा आ जाए बाई चांस, सो दैट पॉइंट Q बाहर भी, तो यहाँ भी हो सकता है पॉइंट कि एज इफ द होल बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट दिस पॉइंट Q। ठीक है भी, तो जो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन है
that may also lie outside the body. तो ICR may also lie outside the body. और केवल एक ही पॉइंट ऐसा होगा भी बॉडी में या बॉडी के बाहर जिसकी नेट वेलोसिटी 0 होगी। केवल एक ही पॉइंट ऐसा होगा भी, और एक से ज्यादा पॉइंट नहीं हो सकता है ऐसा। ठीक है भी। Now how to find the position of ICR? इसके 3 केसेस हैं भी। How to locate the position of ICR? तो इसका भी फर्स्ट केस है, जैसे मान लो ये कोई रिजिड बॉडी है, आपको इस बॉडी के ऊपर किन्हीं 2 पॉइंट्स की वेलोसिटी की डायरेक्शन पता है अभी। मान लो पॉइंट 1 की वेलोसिटी इस तरफ है कुछ, और ये कोई पॉइंट 2 है यहाँ पे, इसकी वेलोसिटी इस तरफ है अभी। मतलब आपको इन 2 पॉइंट्स की वेलोसिटी की डायरेक्शन मालूम है, बट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v1 v2 वो उसके बारे में नहीं पता हमें। तो फिर आपने पता लगाना है कि इस बॉडी का ICR कहाँ पे होगा। तो उसका तरीका ये होगा भी, अगर आप पॉइंट 1 से v1 के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा करो और पॉइंट 2 से v2 के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा करो, तो दोनों लाइनें जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी तो फिर ये पॉइंट हो जाएगा इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। और ये पूरी बॉडी इस तरह से बिहेव करेगी कि ये पॉइंट Q के अबाउट घूम रही हो। और फिर मान लो अगर Q से 1 का डिस्टेंस R1 है, देन वी कैन राइट V1 इक्वल टू ओमेगा R1, और Q से 2 का डिस्टेंस R2 है, देन वी कैन राइट V2 इक्वल टू ओमेगा R2। ठीक है भी। तो फिर यहाँ से हम V1 V2 की वैल्यूज निकाल सकते हैं। इसके ऊपर एग्जांपल देखो एक, जैसे ये एग्जांपल हम पहले कर चुके हैं। मान लो कोई एक रोड है भी ये, जो किसी वॉल के अगेंस्ट खड़ी हुई है फ्लोर पे। रोड की लेंथ मान लो L, ये इसका एंड A और ये इसका एंड B। एंड A फ्लोर के कांटेक्ट में है और एंड B हमेशा वॉल के कांटेक्ट में है। अगर हम सपोज एंड A को इस तरह पुल करें किसी वेलोसिटी से, सपोज वेलोसिटी VA से, तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ एंड B ये हमने निकालनी है। तो फिर एंड B नीचे आएगा, तो फिर एंड B की वेलोसिटी क्या होगी भी, ये निकालनी है हमने सपोज। तो ये कैसे निकालेंगे? अब ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले, इस तरह है क्वेश्चन।
एक बार चलो ये देख लेते हैं कि हमने पहले इसको कैसे किया था अभी। हाँ जी, पहले हमने इसको कैसे किया था। तो पहले हमने इसको दो तरीकों से करा था अभी। एक तो ये करा था कि किसी टाइम पे अगर ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस y है, तो फिर v a हो जाएगा dx अपॉन dt, और v b हो जाएगा dy अपॉन dt। बट वो नेगेटिव आएगा क्योंकि y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ। और फिर पाइथागोरस लगा दो, तो पाइथागोरस से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग विद टाइम। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और फिर चेन रूल से x का dx अपॉन dt, वाई स्क्वायर का 2y और y का dy अपॉन dt। एल तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। टू तो कैंसिल हो जाएगा भी। dx अपॉन dt इज va, dy अपॉन dt इज माइनस vb। तो यहाँ से vb की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन वाई इंटू वी ए, और अगर ये एंगल थीटा मान लें तो टेन थीटा होगा y अपॉन एक्स। ये x अपॉन वाई है तो उल्टा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा वी ए अपॉन टेन थीटा। ठीक है भी, तो ये आपका आंसर आ गया भी। एक तो मेथड ये है भी करने का। दूसरा मेथड ये बताया था आपको कि अलोंग द रोड दोनों एंड्स की वेलोसिटी सेम होगी। जैसे रोड है ये, तो भी अलोंग द रोड दोनों एंड्स की वेलोसिटी सेम होगी। जैसे ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा हो गया, तो वी ए का इस तरफ कंपोनेंट क्या आएगा, वी ए कोस थीटा, और ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तो वी बी का इस तरफ कंपोनेंट आएगा वी बी कोस 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा। और दोनों सेम होने चाहिए भी। अलोंग द रोड दोनों एंड्स की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, यानी वी बी साइन थीटा इक्वल टू वी ए कोस थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा वी बी इक्वल टू वी ए अपॉन टेन थीटा। तो दूसरा मेथड ये वाला हो गया अभी। ठीक है, अब हमने ये करना है क्वेश्चन भी इस मेथड से, फ्रॉम द मेथड ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। इससे कैसे करोगे भी, थिंक अबाउट दिस। देखो, आपको रोड के दो पॉइंट्स की वेलोसिटी की डायरेक्शन पता है भी। जैसे पॉइंट ए की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में है वी ए, और बी की वेलोसिटी वर्टिकल में है नीचे की तरफ। तो फिर इस टेक्निक का यूज करके, तो कैन यू लोकेट इट्स इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। अगर आप पॉइंट ए से एक लाइन ड्रा करो वी ए के परपेंडिकुलर, तो फिर आई सी आर इस लाइन पे कहीं होगा भी। और पॉइंट बी से एक लाइन ड्रा करो वी बी के परपेंडिकुलर, यानी ऐसे। तो फिर दोनों लाइनें जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी तो यहाँ पे हो जाएगा इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है भी। और ये रोड इस तरह से बिहेव करेगी कि जैसे ये पूरी रोड इस पॉइंट क्यू के अबाउट घूम रही हो, वैसे एंगुलर स्पीड ओमेगा से। और ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस आएगी भी एल साइन थीटा,
ये वाली डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस आएगी एल कोस थीटा। तो फिर जैसे ये लिखा था हमने भी, तो वी ए हो जाएगा ओमेगा इंटू एल साइन थीटा, और वी बी हो जाएगा ओमेगा इंटू एल कोस थीटा। दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करके ओमेगा एल कट जाएगा एंड यू विल गेट दिस आंसर। ठीक है भी। तो ये हमारा हो गया केस 1। अब सेकंड केस है भी, अगर मान लो दो पॉइंट्स की वेलोसिटी पैरेलल डायरेक्शन में हो तब कैसे निकालेंगे भी। तो अगेन मान लो ये कोई रिजिड बॉडी है भी, इसमें ये कोई दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है मान लो, और दोनों की वेलोसिटी आर के परपेंडिकुलर है। मान लो पॉइंट 1 की वेलोसिटी इस तरफ है v1 और इसकी v2। एक की वेलोसिटी थोड़ी ज़्यादा है, एक की कम है, बट दोनों की वेलोसिटी आपस में पैरेलल है, and velocities are perpendicular to the line connecting the points 1 and 2। तो फिर इसका ICR कहाँ पे होगा भी? तो हाउ टू फाइंड इट्स ICR? तो इसका तरीका ये होगा निकालने का भी, तो इसका तरीका ये होगा भी कि इनके जो वेलोसिटीज के टेल्स हैं, जैसे उन टेल्स को ज्वाइन करती है एक लाइन ड्रा करो ऐसे, और इनके हेड्स को ज्वाइन करती है एक लाइन ड्रा करो। तो ये दोनों लाइनें जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, तो ये हो जाएगा इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है भी। And we can assume that as if the whole body is rotating about this point q with angular speed omega, और अगर पॉइंट 2 का डिस्टेंस यहाँ से r2 है, तो फिर v2 हो जाएगा ओमेगा इंटू r2, और पॉइंट 1 का डिस्टेंस यहाँ से अगर r1 है, तो फिर v1 हो जाएगा ओमेगा इंटू r1, एंड r1 माइनस r2 विल बी इक्वल टू r। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी v1 माइनस v2 कर दें अगर, तो ये आ जाएगा ओमेगा इंटू r1 माइनस r2, और ये हो जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी। तो v1 minus v2 is basically relative velocity of 1 with respect to 2, यानी v relative is equal to omega r। ठीक है भी। So this is case number 2। इसके ऊपर एक एग्जांपल ले लेते हैं अभी।
मान लो भी ये दो प्लैंक्स हैं हमारे पास, और इनके बीच में हमने कोई एक व्हील फंसा दिया इनके बीच में। मान लो व्हील की रेडियस है आर, suppose this plank is moved with velocity 4 meter per second, and this plank is moved with velocity say 10 meter per second। और मान लो यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो सकती, नो स्लिपिंग टेक्स प्लेस एट दीज पॉइंट्स, देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ द व्हील, तो उसके सेंटर की वेलोसिटी क्या होगी भी, तो ये हमने निकालना है अभी, ठीक है। हाँ जी, तो देखो जैसे मान लो ये व्हील है भी, अगर यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रही है, जो ये पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट हैं, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, तो अगर यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रही है तो फिर जो वेलोसिटी प्लैंक की होगी वही वेलोसिटी स्फीयर, ये जो व्हील है इसके इस पॉइंट की होगी, यानी व्हील का जो टॉप वाला पॉइंट है इसकी वेलोसिटी 10 के बराबर होगी, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड होगी जो टॉप पॉइंट है व्हील का। और जो बॉटम वाला पॉइंट है भी, इसकी वेलोसिटी नीचे वाले प्लैंक के बराबर होगी, दैट इज 4 मीटर पर सेकंड। और फिर इनका जो, इसका जो व्हील का जो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन है वो ऐसे हो जाएगा भी, इनके टेल्स को मिला दो और इनके हेड्स को मिला दो, so this is instantaneous center of rotation। और फिर जो सेंटर है इसकी वेलोसिटी इतनी हो जाएगी भी, सेंटर की वेलोसिटी इतनी हो जाएगी, ठीक है, वीसी। आप करके देखो भी कैसे होगा। तो यहाँ से कर सकते हैं भी v1 माइनस v2 इज इक्वल टू ओमेगा आर, जैसे v रिलेटिव इज ओमेगा आर। तो मान लो ये पूरा व्हील पॉइंट क्यू के अबाउट घूम रहा है एंगुलर स्पीड ओमेगा से, तो अगर हम पॉइंट बी और ए को ले लें तो v1 यहाँ पे 10 हो जाएगा और v2 4 हो जाएगा, यानी रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी 10 माइनस 4 इक्वल टू ओमेगा, और इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 2r, r प्लस r 2r। और फिर दोबारा से लगा दें ये रिलेशन बी और सी के लिए, तो बी और सी में रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी 10 माइनस वी सी इक्वल टू ओमेगा इंटू बी और सी के बीच का डिस्टेंस है आर, ठीक है भी। तो यहाँ से ओमेगा आर की वैल्यू आएगी 3, तो यहाँ पुट कर दो ओमेगा आर की वैल्यू 3, तो वी सी यहाँ से आ जाएगा भी 7। तो ये आपका आंसर आ गया। हाँ जी, समझ आ गई भी ये चीज़। यस सर। तो ये हमारा सेकंड केस था भी, ठीक है।
इसके बाद थर्ड केस है भी अगर वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो इनकी, अगर इनकी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होगी, मान लो पॉइंट 1 की वेलोसिटी इस तरफ है और 2 की इस तरफ है, और 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस मान लो r है, then how to locate ICR of this body, तो इनके टेल को मिला दो, इनके हेड को मिला दो, भी इनके हेड्स को भी मिला दो अगर, so these lines intersect at this point, तो फिर ये बन जाएगा भी इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, and we can assume as if the whole body is rotating about this point with angular speed omega, और फिर 1 से q का डिस्टेंस r1 है और 2 से q का डिस्टेंस अगर r2 है, तो फिर यहाँ पे r हो जाएगा r1 plus r2, and v1 can be written as omega r1 and v2 can be written as omega r2, और अगर दोनों को ऐड कर दो तो आ जाएगा ओमेगा r1 plus r2 and r1 plus r2 equal to r, और यहाँ पर जो v रिलेटिव है भी वो v1 plus v2 हो जाएगी क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, सो व्हाट इज v रिलेटिव, तो v रिलेटिव इज ओमेगा इनटू r, ठीक है भी। यहाँ पे जो रिलेटिव वेलोसिटी है पार्टिकल 1 की 2 के रिस्पेक्ट में या 2 की 1 के रिस्पेक्ट में, वो हो जाएगी v1 plus v2, ठीक है भी। और इसके ऊपर एग्जांपल ये हो जाएगा भी, अगर मान लो जो ये वाला प्लैंक है, नीचे वाला जो प्लैंक है, अगर हम इसको वेलोसिटी दें इस तरफ, ऊपर वाले प्लैंक को वेलोसिटी दें हम राइट की तरफ और नीचे वाले प्लैंक को दे लेफ्ट की तरफ, तो फिर इसमें सेंटर की वेलोसिटी क्या होगी। तो इसमें अब इस तरफ ये 10 मीटर पर सेकंड होगी, और ये इस तरफ 4 है भी, अगर दोनों के हेड्स को ज्वाइन कर दो तो फिर ये बन जाएगा भी इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, और फिर सेंटर की वेलोसिटी ये वाली हो जाएगी कितनी, vc। तो इसमें अगर हम पहले पॉइंट ए और बी को लें तो ए और बी की रिलेटिव मोशन हो जाएगी 10 plus 4, वी रिलेटिव हो जाएगी 10 plus 4 यानी 14 इक्वल टू ओमेगा इंटू ए और बी के बीच का डिस्टेंस होगा 2r, तो यहाँ से ओमेगा r हो जाएगा भी 7, और फिर अगर हम सी और ए को ले लें तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी vc plus 4 और इक्वल टू ओमेगा r, और सी और ए के बीच का डिस्टेंस r,
तो ओमेगा आर की वैल्यू 7 है भाई, तो यहाँ से वी सी आ जाएगा 3। ठीक है भाई। या फिर आप बी और सी को भी ले सकते हो भी। अगर बी और सी को लेते हो तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी 10 माइनस वी सी इक्वल टू ओमेगा आर। तो ओमेगा आर की वैल्यू यहाँ पे रख दो 7, तो यहाँ से वी सी आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भी। अब इसके बाद अभी कंबाइन ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन और फिर रोलिंग बॉडी। रोलिंग बॉडी जैसे मान लो कोई व्हील है, कोई स्फीयर है, सिलेंडर है, कोई रिंग है, तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो भी कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन ऑफ ए रोलिंग बॉडी। तो मान लो जैसे भी कोई एक ये व्हील है या कोई भी रोलिंग बॉडी है, ये मान लो अभी ग्राउंड पे नहीं रखी हुई है, ग्राउंड से थोड़ा हाइट पे है, अभी ग्राउंड के टच में नहीं है, मान लो ये इसका सेंटर है अभी। तो दिस बॉडी कैन बी रिंग, डिस्क, स्फीयर, सिलेंडर, तो कुछ भी बॉडी हो सकती है ये। मान लो इसके सेंटर को हम एक वेलोसिटी दे दें वी सी, और साथ में इसे हम कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी दे दें, और मान लो इसका रेडियस है भी आर। तो फिर अगर हमने किसी पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जांपल अगर हमने इसका जो टॉप पॉइंट है भी, इसकी वेलोसिटी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? मान लो टॉप पॉइंट है इसका ए, तो भी ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से तो इसकी वेलोसिटी वी सी होगी इस तरफ, तो जो सेंटर की होगी वही पॉइंट ए की होगी। अगर मान लो ये बॉडी केवल ट्रांसलेटरी मोशन में जा रही होती, इसको हमने ओमेगा नहीं दिया होता अगर, तो फिर पॉइंट ए की वेलोसिटी वही होगी जो पॉइंट सी की वेलोसिटी है, यानी वी सी। और अगर इसे हम केवल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दें सेंटर पे हिंज करके इसको, अगर इसे हम केवल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दें, फिर इसकी वेलोसिटी होगी ओमेगा आर। हाँ जी, फिर इसकी वेलोसिटी क्या होगी पॉइंट ए की, फिर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा आर इस तरफ। और अगर दोनों मोशन दे देते हैं, ट्रांसलेटरी भी और रोटेटरी भी, तो फिर दोनों वेलोसिटी ऐड हो जाएंगी, तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी पॉइंट ए की, तो नेट वेलोसिटी आ जाएगी वी सी प्लस ओमेगा आर। क्योंकि दोनों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो दोनों ऐड हो जाएंगी, तो फिर पॉइंट ए की नेट वेलोसिटी आ जाएगी वी सी प्लस ओमेगा आर। ठीक है भी। ऐसे ही मान लो अगर हमने किसी और पॉइंट की निकालनी है, मान लो ये पॉइंट है जो सेंटर के लेवल में है, से पॉइंट बी। अगर हमने पॉइंट बी की वेलोसिटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे भी? तो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से तो इस तरफ होगी इक्वल टू वी सी, और रोटेशनल मोशन की वजह से इस तरफ होगी ओमेगा आर।
और फिर नेट वेलोसिटी दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगी, कंप्लीट दी पैरेललोग्राम। तो नेट वेलोसिटी इस तरफ आ जाएगी, एंड वैल्यू ऑफ वी बी विल बी इक्वल टू, दोनों का रिजल्टेंट अंडर रूट वी सी स्क्वायर प्लस ओमेगा आर स्क्वायर। ऐसे मान लो इस तरफ का पॉइंट अगर लें हम, ये वाला पॉइंट से पॉइंट डी, इसकी वेलोसिटी किस तरफ होगी, नेट वेलोसिटी। तो ये ट्रांसलेशन की वजह से तो इस तरफ होगी इक्वल टू वी सी, और रोटेशन की वजह से इस तरफ होगी ओमेगा आर। और फिर नेट वेलोसिटी दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगी, वो इस तरफ आएगी, और मैग्नीट्यूड इसी के बराबर आएगा भी। तो वी डी इज ऑल्सो इक्वल टू दिस, ठीक है भी। तो इस तरह से आप किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकाल सकते हो भी। मान लो अगर हम कोई यहाँ ले ले कोई पॉइंट, जनरल पॉइंट पी, किसी एंगल थीटा पे, तो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से इस पॉइंट पी की वेलोसिटी इस तरफ होगी वी सी, और रोटेशनल मोशन की वजह से इस तरफ होगी ओमेगा आर, इसके परपेंडिकुलर होगी भी। और फिर नेट वेलोसिटी दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगी, कंप्लीट दी पैरेललोग्राम। तो नेट वेलोसिटी इस तरफ हो जाएगी, ठीक है। इनके बीच का एंगल मान लो अल्फा बीटा जो भी है, बीटा मान लो। तो फिर वीपी हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस बीटा वाले फार्मूले से, ठीक है भी। नाउ कम टू दी बॉटम मोस्ट पॉइंट। हाँ जी, डाउट है भी कोई आपका? समीक्षा, हाँ जी। सर ये समझ नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ रहा ये? नहीं सर। कौन सा, कहाँ से नहीं समझ आना शुरू हुआ? सर ये स्टार्टिंग से ही समझ नहीं आ रही डायग्राम, ये जो आपने मतलब सारा समझाया। अच्छा, वो कोई बात नहीं। देखो, देखो जैसे ये व्हील है, ठीक है। मान लो इसके सेंटर को हम कोई वेलोसिटी दें वीसी, और इसे कोई ओमेगा ना दें, ओमेगा नहीं है मान लो इसमें कोई, अभी ओमेगा नहीं दिया हमने, केवल इसको ट्रांसलेट किया बस हमने। तो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, वीसी होगी ना भी। हर पॉइंट की वेलोसिटी वीसी होगी। हम्म। हाँ जी सर। और सेकंड केस में मान लो मैंने इसको केवल ओमेगा दी इसको, अब इसको सेंटर पे हिंज करके इसको मैंने केवल ओमेगा दी इसको बस। तो फिर इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी और किस तरफ होगी? इस पॉइंट की वेलोसिटी ओमेगा आर होगी और इस तरफ होगी भी, और इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा आर ही होगी, लेकिन वो इस तरफ होगी। अब इस पॉइंट की भी, वो भी ओमेगा आर होगी लेकिन इस तरफ होगी। इस पॉइंट की ओमेगा आर होगी, इस तरफ होगी। अब दोनों मोशन एक साथ दे दें, ट्रांसलेशनल भी और रोटेशनल भी,
अगर दोनों एक साथ दे दें तो फिर जो किसी पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगी। जैसे जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी ट्रांसलेशन की वजह से भी इस तरफ है और रोटेशन की वजह से भी इस तरफ है। तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी भी? दोनों का सम vc प्लस ओमेगा आर। कोई ये वाला पॉइंट है बी, इसकी ट्रांसलेशन की वजह से इस तरफ है, मतलब इस तरफ है, और रोटेशन की वजह से नीचे है, मतलब इस तरफ है। तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? दोनों का रिजल्टेंट, यानी इस तरफ। तो वही आ जाएगा। हाँ, समझ आ रही कि नहीं आ रही भी? हाँ जी सर, आ रहा है समझ। ऐसे ही पॉइंट डी का निकाला भी हमने। पॉइंट डी ठीक की है सर, वेलोसिटी ठीक। ट्रांसलेशन की वजह से इस तरफ, रोटेशन की वजह से ऊपर की तरफ। तो नेट कितनी आएगी? नेट इस तरफ आ जाएगी। ठीक है। हाँ जी सर। ऐसे ही पॉइंट पी की निकाली, ट्रांसलेशन की वजह से इस तरफ और रोटेशन की वजह से इस तरफ। और रिजल्टेंट क्या आएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट, मतलब वी सी ट्रांसलेशन की वजह से इस तरफ है, रोटेशन की वजह से ओमेगा और इस तरफ है। दोनों का वेक्टर सम जो होगा वो नेट वेलोसिटी हो जाएगी पॉइंट पी की। तो क्या आएगी नेट वेलोसिटी पॉइंट पी की? वो जैसे पहले निकाली थी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, इनके बीच में जो भी एंगल है, मान लो ये एंगल बीटा मान लो, इनके बीच में कॉस बीटा। ठीक है भी? ये। हाँ जी, अब समझ आ गई है। हाँ जी सर। हम्म। अब इसमें जो मोस्ट क्रूशियल पॉइंट है वो होता है भी बॉटम मोस्ट पॉइंट। तो जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी ट्रांसलेशन की वजह से तो इस तरफ होगी, लेकिन रोटेशन की वजह से इस तरफ होगी। ठीक है भी? तो ट्रांसलेशन की वजह से इस तरफ होगी वीसी, और रोटेशन की वजह से इस तरफ होगी ओमेगा आर। ये बॉटम मोस्ट पॉइंट मान लो आप क्यू। अब यहाँ पे तीन केस पॉसिबल हैं भी, कि वीसी ओमेगा आर से बड़ा हो, या वीसी ओमेगा आर से छोटा हो, या फिर दोनों इक्वल हो। ठीक है भी? तो अब यहाँ पे तीन केस पॉसिबल हैं। तो फर्स्ट केस है भी, अगर हम फर्स्ट केस लें, इफ वीसी इज ग्रेटर देन ओमेगा आर। अगर वीसी ओमेगा आर से बड़ा है भी, तो फिर इसकी नेट वेलोसिटी पॉइंट क्यू की किस तरफ होगी भी? हाँ जी, वीसी इस तरफ है, राइट की तरफ है, ओमेगा आर लेफ्ट की तरफ है। तो वीसी अगर बड़ा है ओमेगा आर से, तो फिर जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, इसकी नेट वेलोसिटी हो जाएगी इस तरफ। क्या होगी? वीसी माइनस ओमेगा आर। ठीक है भी? तो नेट वेलोसिटी इस पॉइंट की होगी आगे की तरफ, वीसी माइनस ओमेगा आर। और जैसे ही हम इसको ग्राउंड पे रखेंगे भी, व्हील को,
जैसे ग्राउंड पे रखेंगे, क्योंकि जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ है, तो फिर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आगे स्लिप करेगा, तो फिर इस पे फ्रिक्शन फोर्स जो है वो पीछे की तरफ लग जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स इस पे लग जाएगा पीछे की तरफ, और ये फ्रिक्शन फोर्स होगा काइनेटिक, क्योंकि स्लिपिंग हो रही है अभी यहाँ पे। ठीक है, सो व्हेन द बॉडी इज प्लेस्ड ऑन ग्राउंड, तो फ्रिक्शन विल एक्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है भी, इसका एग्जांपल देखो हम ऐसे ले सकते हैं, मान लो जैसे कोई कार जा रही है, हाई स्पीड से कार जा रही है, और सामने अचानक कोई आ गया तो ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी। तो ब्रेक लगाने से क्या हुआ, कार की जो रोटेशनल मोशन है व्हील्स की वो थोड़ी कम हो गई ब्रेक लगाने से, बट जो वीसी है कार की वेलोसिटी है जो आगे की तरफ, वो उतनी है मान लो। क्योंकि जब ब्रेक लगते हैं तो ब्रेक लगने से तो क्या होता है, जो ब्रेक्स हैं वो व्हील्स की रोटेशनल मोशन को कम करते हैं। तो फिर कई बार क्या होता है कि अचानक से ब्रेक लगा दो, तो फिर जो कार के व्हील्स हैं वो स्लिप करते हुए जाते हैं ग्राउंड पे भी, और टायर के निशान पड़ जाते हैं ना भी जैसे सड़क पे। तो वैसे कुछ मान लो कि अचानक से ब्रेक लगा दिए तो ओमेगा तो कम हो गई व्हील्स की, बट वीसी ज़्यादा हो गई, यानी वीसी बिकम्स ग्रेटर देन ओमेगा आर। तो फिर जो कार के व्हील्स हैं भी टायर्स हैं वो ग्राउंड पे स्लिप करते हुए जाते हैं और निशान पड़ जाते हैं, जैसे उस तरह की सिचुएशन मान लो भी आप। समझ आ गई भी ये चीज़ ये। तो उस केस में फ्रिक्शन फिर जो व्हील्स पे है वो पीछे की तरफ लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, सेकंड केस है भी, अगर वीसी ओमेगा आर से कम है, अब अगर वीसी ओमेगा आर से कम है तब क्या होगा भी, यानी ओमेगा आर ज़्यादा है अब, तो फिर जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है इसकी नेट वेलोसिटी होगी पीछे की तरफ। अब इसकी नेट वेलोसिटी पीछे की तरफ हो जाएगी, और कितनी होगी, ओमेगा आर माइनस वीसी। तो यहाँ पे वी क्यू आ जाएगा ओमेगा आर माइनस वीसी टूवर्ड्स लेफ्ट, ये है टूवर्ड्स राइट। ठीक है भी, तो फिर इस केस में हम जैसे ही ग्राउंड पे रखेंगे इसको, व्हील को, तो फिर इस केस में फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ लगेगा भी, क्योंकि अब जो ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये पीछे की तरफ स्लिप कर रहे हैं अभी। देखो फ्रिक्शन लगाने के लिए हमने ये नहीं देखना कि पूरा व्हील किस तरफ जा रहा है, पूरा व्हील आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, वो नहीं देखना हमने। फ्रिक्शन लगाने के लिए हमने ये देखना है कि जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी किस तरफ है अभी। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे लगेगा ना अभी। अब क्योंकि यहाँ पे जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो पीछे की तरफ स्लिप कर रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो फ्रिक्शन यहाँ पे लग जाएगा आगे की तरफ।
So here friction acts in forward direction. ठीक है भी। इसका एग्जांपल कोई भी, जैसे इसका एग्जांपल हम ये ले सकते हैं, जैसे मान लो कार कई बार मड में फंस जाए, कीचड़ में फंस जाए कार, और हम उसको कीचड़ में से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो जोर से हम पेडल दबा रहे हैं, एक्सेलेरेटर जोर से दबा रहे हैं, तो कार का व्हील तेजी से घूम रहे हैं, ओमेगा उसमें काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कार आगे नहीं चल रही है, यानी धीरे धीरे आगे चल रही है। तो यानी कार में VC कम है बट ओमेगा उसमें ज़्यादा है अभी, यानी ओमेगा R इज ग्रेटर देन VC। ठीक है भी। तो उस टाइप का एग्जांपल हो गया भी ये वाला। हाँ जी, समझ आ गई भी ये चीज़। यस सर। और थर्ड केस है भी, अगर VC और ओमेगा R इक्वल हो जाए, इफ VC इक्वल टू ओमेगा R, तो फिर जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है Q, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और फिर Q बन जाएगा भी इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। तो फिर ये बन जाएगा भी इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। तो फिर पॉइंट Q की वेलोसिटी 0 है भी इस केस में। एंड व्हाट अबाउट फ्रिक्शन इन दिस केस भी? इस केस में फ्रिक्शन लगेगा भी या नहीं लगेगा? अगर लगेगा तो किस तरफ लगेगा भी? हाँ जी। तो ये बेसिकली नो स्लिपिंग होगी भी। अब यहाँ पे ये पॉइंट Q स्लिप नहीं करेगा ग्राउंड, सो दिस इज नो स्लिपिंग, और इसको बोलते हैं प्योर रोलिंग। अगर कोई स्लिपिंग ना हो तो इसको बोलते हैं प्योर रोलिंग। जैसे कोई कार जा रही है रोड पे, आराम से कार जा रही है, तो स्मूथली जा रही है, मतलब व्हील स्मूथली रोल करते हुए जा रही है, सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ प्योर रोलिंग। ठीक है भी। अचानक से ब्रेक लगा दिए तो पहले वाला केस हो जाएगा, कहीं कीचड़ वगैरह में फंस गई तो सेकंड वाला केस हो जाएगा, और अगर आराम से किसी अच्छे ग्राउंड पे जा रही है तो थर्ड वाला केस हो जाएगा। अब देखो थर्ड केस में यहाँ पे कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो फिर फ्रिक्शन यहाँ पे अगर आएगा तो स्टैटिक आएगा, अगर आएगा तो, क्योंकि यहाँ पे कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो हेयर फ्रिक्शन विल बी आइदर स्टैटिक और नो फ्रिक्शन। Here friction will be either static friction or there may be no friction also. तो इस केस में फ्रिक्शन हो भी सकता है, फ्रिक्शन नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करेगा कि और क्या क्या फोर्स लग रहे हैं बॉडी के ऊपर। ठीक है भी। और फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो है उसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते, फ्रिक्शन आगे की तरफ भी हो सकता है, फ्रिक्शन पीछे की तरफ भी हो सकते हैं, so that all will depend on the other forces acting on the body, कि बॉडी पे और क्या क्या फोर्स लग रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सो दिस इज द केस ऑफ प्योर रोलिंग, और जो पहले दो केस हैं इनको बोलते हैं भी इम्प्योर रोलिंग। तो केस 1 and 2 आर द केसेस ऑफ इम्प्योर रोलिंग। तो अभी ये समझ आ गई आपको भी, ये तीन केस।
अच्छा, अभी इन केस ऑफ प्योर रोलिंग मान लो सेंटर की वेलोसिटी vc है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, देन वी हैव vc इक्वल टू ओमेगा आर। अगर मान लो ये व्हील एक्सेलरेट भी कर रहा है, सो दैट सेंटर की एक्सेलरेशन a है मान लो, और इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, तो अगर इसको डिफरेंशिएट कर दें हम तो vc का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन आ जाएगा और ओमेगा का डिफरेंशिएशन अल्फा हो जाएगा, यानी डी वी सी अपॉन डी टी इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी इंटू आर। तो डी वी सी अपॉन डी टी ए हो गया, डी ओमेगा बाई डी टी अल्फा हो गया और आर। तो प्योर रोलिंग में हम ये दोनों इक्वेशन लगा सकते हैं अभी, वी सी इक्वल टू ओमेगा आर एज वेल एज ए इक्वल टू अल्फा आर। यहाँ पर ए है सेंटर की एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, भी अगर हम प्योर रोलिंग की बात करें, मान लो अगेन ये प्योर रोलिंग का केस लेते हैं हम। तो प्योर रोलिंग में वी सी इक्वल टू ओमेगा आर होता है। तो फिर इन केस ऑफ प्योर रोलिंग टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी भी? जैसे टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी होती है वी सी प्लस ओमेगा आर, और वी सी इक्वल टू ओमेगा आर है, तो वी सी को अगर यहाँ पे ओमेगा आर रख दो तो फिर टॉप पॉइंट की वेलोसिटी क्या आ जाएगी? तो टॉप पॉइंट की वेलोसिटी आ जाएगी 2 ओमेगा आर, ठीक है भी, या ट्वाइस ऑफ वी सी, एक ही बात है। सेंटर की वेलोसिटी अगर वी सी है तो इन केस ऑफ प्योर रोलिंग फिर जो टॉप पॉइंट है भी इसकी वेलोसिटी हो जाती है 2 ओमेगा आर या 2 वी सी, एक ही बात है, ठीक है भी। और मान लो जो ये पॉइंट है सपोज, इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इसकी वेलोसिटी ये होती है भी अंडर रूट वी सी स्क्वायर प्लस ओमेगा आर स्क्वायर। तो वी सी को यहाँ पे रख दो ओमेगा आर प्योर रोलिंग के लिए, तो फिर इस पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी, ये पॉइंट था बी, तो पॉइंट बी की वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट वी सी स्क्वायर प्लस ओमेगा आर स्क्वायर। तो वी सी को रख दो ओमेगा आर, तो ये आ जाएगा भी रूट 2 ओमेगा आर। और ये वेलोसिटीज हम इंस्टेंटेनियस सेंटर से भी निकाल सकते हैं भी। जैसे प्योर रोलिंग के लिए हमें पता है कि जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है तो ये होता है भी इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, और ये मान सकते हैं कि पूरा व्हील जैसे इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है एंगुलर स्पीड ओमेगा से। तो फिर जो टॉप मोस्ट पॉइंट है भी इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा इंटू ये डिस्टेंस 2r, यानी ओमेगा इंटू 2r, ठीक है भी। और अगर हमने पॉइंट बी की वेलोसिटी निकालनी है तो पॉइंट बी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ओमेगा इंटू ये वाली डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस आएगी रूट 2r। क्यू से बी का डिस्टेंस कितना आएगा भी रूट 2r। तो फिर पॉइंट बी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इसके परपेंडिकुलर, यानी इस तरफ।
और वी बी हो जाएगा ओमेगा इंटू √2r। तो सेम आंसर जो यहाँ से निकाला था अभी, ठीक है। तो यानी पॉइंट क्यू हमें पता लग गया भी, ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है ये इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन है। तो फिर इसकी हेल्प से हम किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई पॉइंट यहाँ पे ले लें, अगर पॉइंट पी, इसका डिस्टेंस मान लो क्यू से आर के इक्वल है, स्मॉल आर के इक्वल है, तो फिर पॉइंट पी की वेलोसिटी हो जाएगी इस तरफ कुछ, इसके परपेंडिकुलर, और वैल्यू होगी ओमेगा इंटू आर। अभी ठीक है भी? हाँ जी, समझ आ गई ये चीज। अब ये क्वेश्चन जरा देखो भी, ये क्वेश्चन कैसे करोगे। कंसिडर a rigid body moving as shown. Velocity of A is 5 meter per second. Consider another point B. The velocity of B is as shown. तो मैं वेलोसिटी, पॉइंट बी की जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन हमें दी हुई है और हमने इसका वैल्यू बतानी है, वी बी की वैल्यू क्या होगी। इसको ज़रा ट्राई करो भी, ज़रा 5 मिनट्स के लिए। अभी कैसे करेंगे इसको भी? पहले इसका वो निकालो भी, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन कहाँ पे होगा इसका। जैसे अगर हम पॉइंट ए से वी ए के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दें और पॉइंट बी से वी बी के परपेंडिकुलर, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। देखो ये एंगल भी 30 होगा भी, अब ये वाला एंगल भी 30 होगा, और फिर ये भी 30 हो जाएगा भी। इधर ये 30 है, ये 90 है, तो ये पूरा 120 हो गया भी, और ये पूरा 120 है, ये 30 है, तो फिर ये भी 30 हो जाएगा। तो फिर जो ट्रायंगल ए बी क्यू है, तो ये बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो डिस्टेंस ए क्यू विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ए बी, which is equal to 10 सेंटीमीटर। तो फिर हम ये मान सकते हैं कि जैसे पूरी बॉडी पॉइंट क्यू पे हिंज्ड है और पूरी बॉडी पॉइंट क्यू के अबाउट घूम रही है, और ए से क्यू का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, तो फिर वी ए हो जाएगा ओमेगा इंटू 10, और क्यू से बी का डिस्टेंस कितना होगा भी? अभी क्यू से बी का डिस्टेंस कितना होगा? क्यू से बी का डिस्टेंस आएगा, ये तो निकाल लोगे भी आप, ये आएगा ट्वाइस ऑफ 10 cos 30। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दो तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा, और फिर बी से एम का डिस्टेंस आएगा 10 cos 30 प्लस 10 cos 30, तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 10 cos 30, तो आएगा भी 10√3। और फिर जो वी बी है वो हो जाएगा ओमेगा इंटू क्यू बी, यानी ओमेगा इंटू 10√3, और ओमेगा इंटू 10 वी ए के बराबर है भी, तो आ जाएगा √3 वी ए।
और वी ए हमें दिया हुआ है अभी, तो वी ए 5 मीटर पर सेकेंड है, तो फिर आंसर आ जाएगा 5√3। ठीक है भी, हाँ भी समझ आ गई है। यस सर। अच्छा भी, आप इस क्वेश्चन को देखो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे अगर हम ए और बी को ज्वाइन कर दें आपस में, तो फिर इस लाइन के अलोंग ए और बी दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, क्योंकि ए और बी के बीच का डिस्टेंस तो फिक्स है ना भी। तो ए की वेलोसिटी का इस तरफ कंपोनेंट और बी की वेलोसिटी का इस तरफ कंपोनेंट, ये दोनों सेम होनी चाहिए, जैसे हमने रोड वाले में किया था भी, उस टाइप से। तो ये एंगल 30 डिग्री है भी, और ये पूरा एंगल 60 है भी, यानी वी बी cos 60 इक्वल टू वी ए cos 30। तो वी बी cos 60 इज इक्वल टू वी ए cos 30। तो यहाँ से भी वही आंसर आ जाएगा भी, वी बी इक्वल टू √3 वी ए। ठीक है भी, यानी वेलोसिटी कंपोनेंट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल्स शुड बी सेम। ठीक है भी, तो कहने का मतलब है कि कोई भी रिजिड बॉडी है, अगर मान लो कोई भी रिजिड बॉडी है, उसके आपको 2 पॉइंट्स की वेलोसिटी दे दी, मान लो एक की वेलोसिटी इस तरफ है कुछ, कोई दूसरे पॉइंट की वेलोसिटी इस तरफ है कुछ, तो along the line joining the two particles, so this is line joining two particles, तो v1 का इस तरफ कंपोनेंट आएगा v1 cos थीटा 1, और v2 का इस तरफ आएगा v2 cos थीटा 2। तो ये दोनों सेम होनी चाहिए भी, यानी v1 cos थीटा 1 शुड बी इक्वल टू v2 cos थीटा 2। ठीक है भी, तो समझ आ गई ये चीज भी। अब ऐसे अगला क्वेश्चन देखो भी, तो देखो भी, एक तो तरीका वही है आईसीआर वाला, या फिर कि अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल्स वेलोसिटी दोनों की सेम होनी चाहिए। अगर हम आईसीआर वाले तरीके से करें, तो पॉइंट ए की वेलोसिटी इस तरफ है, तो पॉइंट ए से वी ए के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचो, और ऐसे ही पॉइंट बी से वी बी के परपेंडिकुलर एक लाइन डालो, तो फ्री हो जाएगा भी आईसीआर। और ए से बी के बीच का डिस्टेंस अगर एल मान लो, तो दिस एंगल इज 37, तो फ्री डिस्टेंस हो जाएगी एल cos 37, और ये डिस्टेंस हो जाएगी एल sin 37। ठीक है भी, और फिर वी ए हो जाएगा ओमेगा इंटू एल sin 37, और वी बी हो जाएगा ओमेगा इंटू एल cos 37।
और फिर इनको डिवाइड कर देंगे, तो वी बी अपॉन वी ए आ जाएगा कोट 37, और इसकी वैल्यू क्या होगी भी? इसकी वैल्यू होगी 4/3। ठीक है भी, 1037 3/4, तो ये 4/3 हो जाएगा। बाकी आप दूसरे मेथड से भी कर लो कि अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग अलोंग दिस लाइन दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। अभी कर लोगे इससे भी, मतलब वी ए का इस तरफ कंपोनेंट इक्वल टू वी बी का इस तरफ कंपोनेंट। ठीक है भी,